प्रिय छात्र सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्री बसव कुमार श्री गुरुसिद्धेश्वरा प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के कविता पाठ अभिनव वंश कविता पाठ के बारे में सबको समझाएंगे। इस कविता का कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईसाई सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। ईसाई सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं ओंकार, रेणुका, रसवंती, सामदेवी, दूबछा, कुरुक्षेत्र, भापू, रश्मिरथी आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव वंश पद्य भाग कुरुक्षेत्र के षट सर्ग से लिया गया है। यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईसाई सन 1908 में हुआ था। एक महाशय का जन्म 1908 में हुआ था। 1902 इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1907 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था। अच्छा, पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। वो बहुत से कवियों ने रेडियो विभाग में काम करते थे। ये भी पहले रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। वो रेडियो विभाग में काम करने के बाद ये एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बने। अरे सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक रहेगी, लेक्चर रहेगी, वो सेवे ना संस्था। बाद में सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद वो भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भारत सरकार ने हिंदी सलाहकार नियुक्ति होना ईसाई सन 1974 को इनका देहाವसान हुआ। 1974 ಇವರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। यारो दिनकर महाशय ने। ये भी ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले व्यक्ति हैं। देखिए इनका तस्वीर। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले व्यक्ति हैं। वो 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर जी का। वो उन पर काव्य नाटक उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? उर्वशी, वो काव्य नाटक उर्वशी के लिए इनको पुरस्कार मिला था। देखिए ये कविता देखेंगे। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारी आदि का महत्व समझ सकते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करो में वारी विद्युत भाव, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुज
जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उनकी जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। मैं फिर एक बार बताऊंगा, देखिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के करों में वारी, विद्युत भाव हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ये, पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उनकी जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। मानव भी वही। मैं इस कविता का विश्लेषण करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि अभिनव मनुष्य, कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य, अभिनव इसका अर्थ होता है नया, नवीन, आधुनिक, अभिनव, अभिनव इसका अर्थ होता है नवीन, आधुनिक, इसका अर्थ होता है नवीन, आधुनिक, अभिनव मनुष्य, मानव, मनुष्य मानव। जो आज के मनुष्य कैसा है, पुराना जमाना में मनुष्य कैसा था, वो अपना जीवन कैसे बिताते थे पुराने जमाने में, आधुनिक मनुष्य कैसा है, पुराने जमाने में मनुष्य कैसा बिताता है, उनका जीवन कैसा था पुराने जमाने में, आधुनिक मनुष्य का जीवन कैसा था, उसके बारे में बहुत बहुत अच्छी ढंग से वो कवि महाशय ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने, आज नहीं बहुत से पहले, वो 20-30 वर्ष से पहले, मुझे ऐसा नहीं, वो 50 वर्ष से पहले आधुनिक मनुष्य के बारे में लिखा है। अभी ऐसा चल रहा है, वो वहां पर भी वहां सोच रहा था आधुनिक मनुष्य कैसा है, उससे पहले मनुष्य का जीवन कैसा था, अभी कैसा है, इसको एक कविता द्वारा उनका भावना कैसा है उसके बारे में बहुत अच्छी ढंग से यहाँ पर चित्रित किया है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के करों में वारी, विद्युत भाव
हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी वही व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यहाँ पर कवि कहते हैं आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। आज की दुनिया कैसा है? विचित्र और नवीन। कवि कहते हैं आज की दुनिया तो बहुत विचित्र और नवीन है, ऐसा कहते हैं कवि। ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ दुनिया का मतलब होता है प्रपंच जगत। दुनिया दुनिया जगत प्रपंच। प्रपंच कैसा होता है? आज की दुनिया बहुत विचित्र होता है, नवीन होता है। आज की दुनिया विचित्र है। एक परीक्षा में एक प्रश्न पूछेंगे, आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र है, नवीन है, ऐसा। और प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासी। यहाँ पर कवि प्रकृति पर सर्वत्र, प्रकृति पर सर्वत्र पाए हैं विजयी पुरुष आसीन। इस प्रकृति पर यह मनुष्य सर्वत्र पाए हैं। ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವತ್ರಕ್ಕೂ ಪಾಯಿ है। कैसे? ना बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप, वो अपने करों में कर नर, अपने कर नर में मानव, नर मानव मानव अपने करों में, कर मतलब हाथ, कई हाथ में, अपने हाथ में उन सबको बंधे हैं, उस सबको बांध लिया है। कौन कौन से बांधे? वारी विद्युत भाप, सब कुछ वो प्रकृति में जो मिलता है, वारी विद्युत भाप, नीरू हावी विद्युत, उन सबको वो बांध लिया है। वो मानो किस किस को बांध लिया है? भारी विद्युत भाप को, उन सभी को बांध दिया है। और हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, वो हुकुम क्या करता है? उतरता चढ़ता है। कहा? यहां से वहां तक उतरता है, चढ़ता है। किसी सहायक नहीं, वो उनका ज्ञान है। और है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, वो किसी से रुकावट नहीं, किसी से उनको रोक सकता है रुकावट। वो व्यवधान का होता है व्यवधान, रुकावट, अड़चने। किसी को रुकावट नहीं है, किसी ने उसको रुकावट नहीं है, किसी ने उसको रोक नहीं है। वो किसी से रोकने से, रोक नहीं करने से वो क्या करता है? लांग सकता है नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यहाँ पर नहीं लांग सकता है, लांगना वो जम करना। मानो किसी को उनको रोक नहीं सकता है, वो एक समान। वो प्रकृति भी उसको लांग बंद वो रोक नहीं सकता है। वो सरित सागर, सरित सागर, सागर को गिरी पर्वत सिंधु नदियां, वो सभी को एक समान लांग सकता है। कैसे सर? नदी सागर पर्वत ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾನೆ। कैसे सर? ಹೇಗೆ? ವಿಮಾನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇದೆ ಹೇಗಾರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಈ ಪರ್ವತ ಡಾಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಡಾಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ?
पवन से सभी को मानव मुखांतर हार आकर वो सभी को उन्होंने अपने घरों से मानव क्या करता है, विद्युत पवन ताप को अपने घरों से बांध दिया है और उनका हुक्म पर वो भी कौन रहे यहाँ से वहां तक हजारों लाख किलोमीटर करोड़ किलोमीटर तक एक समान लांग सकता है हर प्राणी। अष्टो उसमें उतना शक्ति है आज का मानव में, लांग सकता नल सरित गिरी सिंधु एक समान ये मानव लांग सकता है। ये सिंधु भी हो, नदी भी हो, सागर भी हो, पर्वत भी हो, गिरी भी हो, किसी भी हो एक समान एक ही समान लांग सकता है, एक ही समान लांग सकता है। देखिए किताब में, तुम्हारे किताब में देखिए कैसा कैसा लांग सकता, वो चित्र सरोवर भी है, पवन भी है, पवन विद्युत भी है, गाड़ी है, वो एरोप्लेन भी है तुम्हारे किताब में है, वो कंप्यूटर में वो काम करने वाले चित्र सभी हैं। वो सभी को मानव अपने हाथों में कर ले क्या है। यह मनुज यार ये मनुजा ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, जिसका गगन में जा रहा है यान, गगन में जा रहा है वो सबको लांग सकने किसी से सहायता करता है, गगन में जा रहा है किसी के सहायता से, वो एरोप्लेन इसी में किसी की सहायता से वो गगन में जा रहा है। मानव कहाँ जा रहा है, गगन में जा रहा है। मानव का यान कहाँ कहाँ है, मानव का यान गगन में जा रहा है। हाँ, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, जिसका गगन में जा रहा यान कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, वो परमाणु देखिए परमाणु कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली होने पर भी वो मानव को करों को देखकर कांपते हैं, मानव के करों को देखकर कांपते हैं। वो परमाणु भी मानव के करों को देखकर कांपते हैं। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं, एक अंक के लिए प्रश्न। परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं, परमाणु भी मानव के करों को देखकर कांपते हैं। यह मनुज मनुज मानव, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगर, यह मनुज ये मनुष्य है ना, ये तो सृष्टि का श्रृंगार है, वो सृष्टि का श्रृंगार, वो सृष्टि करता है। ये बेकार सृष्टि मात्र श्रृंगार का, सृष्टि का श्रृंगार करता है। ज्ञान का, ज्ञान उनमें सब कुछ ज्ञान है, वो सब कुछ भी श्रृंगार करना है, सृष्टि करना है, वो सृष्टि करता है। ज्ञान का, ज्ञान, इसका विलोम शब्द ज्ञान, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार। और ಏನಿದೆ ಮನುಜ ಯಾವುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ज्ञान का, विज्ञान वैज्ञानिक है, वो सब कुछ भी वो खोज कर रहे हैं, ढूंढ कर रहे हैं। जितना भी वो आज का देखे हैं, इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो सभी कैसे किसके साथ है, वो सब कुछ को कितने ढूंढ किया है, खोज किया है, या मानव ने खोज किया है। हाँ, विज्ञान का, आलोक का आधार, आलोक का आधार, आधार में बने मकान, आलोक का आकार, मकान, यह सब कुछ है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे गए हैं, व्योम से पाताल तक। वो मानव, आज का मानव का ज्ञेय ज्ञान कहाँ का है, व्योम से पाताल तक, व्योम से पाताल तक उन पर ज्ञान है। आज का मानव में सब कुछ है, सब कुछ ज्ञान है उनके मन में।
कहां से? आकाश से, ವ್ಯೋಮ से ಪಾತಾಳ ತಕ್, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಪಾತಾಳದವರೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. वो मानव कहलाता है, मानव का ज्ञान ध्येय कहां से है? नहीं, आकाश से, स्वर्ग से पाताल तक, व्योम से पाताल तक, इन सब में, इनका मस्तिष्क में इन पर है ज्ञान। पर ना यह परिचय मनुष्य का, यहाँ उनका श्रेय, मनुष्य का परिचय है ना, यह ना उनका श्रेय, उनका श्रेय बताओ ना, यशस्वी कीर्ति, ये सब कुछ पाए हैं, उनका श्रेय है। ये मनुष्य का श्रेय यशस्वी, उनका कीर्ति है, उनका कीर्ति में वो सब कुछ पाए हैं, वो तो उनका कीर्ति है। वो भी हमारे देश के लिए प्रतिष्ठा है। श्रेय उसका, श्रेय किसका है? वो मनुष्य का श्रेय है। बुद्धि पर चैतन्य उनकी जीत, उनका बुद्धि पर चैतन्य उनकी जीत, हृदय, 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 वो मानव का श्रेय, ಎಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೇಯ? उनका बुद्धि पर है, चैतन्य पर है, उनका उनकी जीत, ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅವನಾದ ಜೀತ್, ಅವನ ಗೆಲುವ जीत। इसका विलोम शब्द होता है हार, इसका विलोम शब्द होता है हार। से मानव की असीमित, मानवों से फ्री, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। मानव पर सब कुछ है, मानव पर सब कुछ है, सब कुछ बोले पर भी मानव में प्रेम का भावना नहीं है, मिलजुल कर रहने की भावना नहीं है, मिलजुल कर रहने की भावना नहीं है, एक दूसरे के बीच का व्यवधान है, एक दूसरे से जीवन करने से, जीना करने से एक व्यवधान है, एक द्वेष की भावना है, एक द्वेष की भावना है। वो द्वेष की भावना को वो क्या करना है? तोड़ देने से, वो द्वेष की भावना को छोड़ने से वो क्या होता है? मानव वही ज्ञानी होता है, वही विद्वान होता है, और मानव भी वही, और मानव भी, वो मानव में सब कुछ है, वो सब कुछ जिनके ज्ञान है, इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है वो सबको ढूंढने का शक्ति मानव पर है, फिर भी वो मानव के बीच में प्रेम की भावना नहीं है, मिलजुल कर रहने की भावना नहीं है। उन सबको छोड़ने से, उन सबको छोड़कर वो मिलजुल कर रहने से वो क्या होता है? वह भी मानव होता है, वह मानव होता है, वही ज्ञानी होता है, वही ज्ञानी होता है, वही विद्वान होता है, वही भी मानव होता है। ಆಗ ಮಾನವ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡ್ಸಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಜಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಲಾಖ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಅವನು ಹಾರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, वो द्वेष की भावना है, द्वेषದ ಭಾವನೆ। उन सबको छोड़ने से
उन सबको छोड़ने से, उन सबको छोड़ने से ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ? ಅವನು ಮಾನವಾಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅವನು ವಿದ್ವಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. वही भी मानव का जीवन है, वही तो मानव का सही परिचय है, वही तो मानव का सही परिचय है ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಹಾಶಯರಾದ ರಾಮದಾರಿ ಸಿದ್ಧಿನಗರ್ಜಿನೇ ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಇನ್ನು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನವ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. कवि कितना होशियार है. देखिए हाँ, यहाँ पर वो मानव क्या करना है? अच्छी मानव होने से पहले वो मानव दूसरे मानव से प्रेम करने से, वो निष्ठा द्वेष को छोड़ने से, अपने में मानव से प्रेमी होने से वह सब मानव कहलाते हैं. आगा उन्ना मानव अंत कहते हैं. वो भाईचारे का विचार होने से, वो भाईचारे को समझाने से वही मानव होता है. आगा मानव ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है. मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? मानव के ऊपर क्या चढ़ता उतरता? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है. परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं. परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? हाँ ठीक है, मानव के करों को देखकर कांपते हैं. अभिनव वंश कविता के कवि का नाम लिखिए. कवि का नाम क्या है? अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है. रामधारी सिंह दिनकर जी है. आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक मनुष्य ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है. आधुनिक मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है. आधुनिक मनुष्य प्रकृति में विजय पाई. हाँ, नर किन किन को एक समान लांग सकता है? नर किन किन को एक समान लांग सकता है? नर सिंधु नदी सागर पर एक समान लांग सकता है. आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है. आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? गगन में, आकाश से होता है जनता. हाँ, ऐसा इसको मैं शाम पठ कर सकता हूँ. लिख लीजिए. मैं सिर्फ उत्तर लिखता हूं. आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है. दूसरा प्रश्न, मानव के ऊपर क्या चढ़ता उतरता है? मानव के ऊपर पवन का ताप
चढ़ता और चढ़ता है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के कर्मों को देखकर कांपते हैं। कांपते हैं, मानव के कर्मों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मंच कविता के कवि का नाम लिखिए। अभिनव मनुष्य कवि के कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। प्रकृति पर विजय पाई है। नर किन किन को एक समान लाभ सकता है? नर सिंधु नदी सागर पर सिंधु गिरी सागर पर एक समान लाल सकता है। एक समान लाल सकता है। सातवां प्रश्न, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। गगन में जा रहा है। आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। तो इसके बाद तुकान शब्द है। 2-3 वाक्यों के प्रश्न के लिए बाद में बताऊंगा। इसको साफ करता हूं। पढ़े रहना।
तुकांत शब्द लिखिए। फोर्थ में उसको भावार्थ को भी तुम घर में बैठकर लिखिए। मैं तुकांत शब्द लिखता हूं। वा ता, दूसरा व्यवधान, व्यवधान, समान, व्यवधान समान, तीसरा श्रृंगार, श्रृंगार, आकर, आकर, ज्ञेय, श्रेय, श्रेय, जीत, प्रीत, ये तुकांत शब्द। अंग्रेजी में रेनी वर्ड कहते हैं ना, ऐसा। हाँ, पंक्तियों को पूर्ण लिखिए। आज की दुनिया डैश नवीन लिखिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नल के करों में वारी विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। और पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए। आज दुनिया, दुनिया, जगत, संसार, विचित्र, विचित्र, वैचित्र, आराधा, आराधा, तो चित्त से नवीन, नवा, नरा, मनुष्य, मान, वायु, समुद्र, सागर, कर, आग, आगर, आकार, मकाम, घर। इसके बाद विलोम शब्द,
आज, कल, नवीन, प्राचीन, चढ़ता, उतरता, समान, असमान, ज्ञान, अज्ञान, जीत, हार, तोड़, जोड़, तोड़, जोड़, ऐसा। और इसके बाद ये तो थोड़ा एक शब्द के लिए है, लिख लीजिए, आसान पर बैठा हुआ, आसीन, आसान पर बैठा हुआ, सिर्फ उतरता हूं, आसीन, बचा हुआ, बचत, मन की संतान, मनुष्य, मन की संतान, मनुष्य, विशेष ज्ञान, विद्वान, विद्वान, अधिक विद्या प्राप्त, विद्यावान, विद्यावान। ओ इसके साथ साथ अनुरूपता है, अनुरूपता वो गिरी, पहाड़, वारी, सागर, अनुरूपता। इसके लिए सिर्फ उत्तर लिखता हूं, गिरी, पहाड़, वारी, सागर, सिर्फ उत्तर, सागर। और पवन, वायु, सिंधु, नदी, नदी, जमीन, आसमान, आकाश, पाताल, नर, आदमी, बुरा, हृदय, ऐसा। इसके बाद मैं दो कार्य देता हूं, चला पकड़ ले, बाद दो कार्य कोमल, वो दो वाक्य, दो तीन वाक्य में उत्तर लिखे हैं ना, और सिर्फ 3 प्रश्न हैं, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, 3 प्रश्न हैं, उसमें 2 प्रश्नों के लिए वो घर में बैठकर लिखकर लाइए। वो पहला प्रश्न है गृह कार्य के लिए, पहला प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? मानव का सही परिचय क्या है?
और दूसरा प्रश्न है, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है? क्यों? इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है? क्यों? दो प्रश्न दो करके लिख दीजिए। और भी प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। सिर्फ दो प्रश्न घर में बैठकर लिखकर लाके, जहाँ आज का मनुष्य कैसा होता है इसके बारे में रामदास जी के अनुसार आज दुनिया में क्या चल रहा है वही तरह इस कविता में वो 50 साल पहले ही यह महाशय ने यह कविता लिख रहे हैं। आज भी ऐसा चल रहा है, आप सबको समझाएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।